हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और हम अभी इसमें स्टार्ट करेंगे अपना लेबर वेलफेयर का लेक्चर, जो मैं डिटेल में कवर करूँगा और शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में करूँगा। हर 10 to 15 मिनट्स की होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से ब्रेक करके पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल, और आपको अगर PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी टू कीप मोटिवेशंस एंड थोड़ी सी रिक्वेस्ट बस यही कि आप यूट्यूब चैनल को अपना सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेबर वेलफेयर का मीनिंग सिंपल है कि जो भी काम करने वाले हैं उनको हमें बेटर लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराने के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए उनका ध्यान रखना चाहिए। दैट इज़ द वेलफेयर, लेबर वेलफेयर सिंपल। नाउ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर इन इंडिया। तो स्टार्ट करें तो फैक्ट्रीज़ कैसे आई, कहाँ से आई? तो जो यूरोपियंस आए उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लाइज किया है और वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रही, तो वहाँ से स्टार्ट होता है लेबर पार्टिसिपेशन और द फॉर्मेशंस ऑफ लेबर, है ना, इन मॉडर्न टाइम। अब वेलफेयर एफर्ट सबसे स्टार्टिंग में किसने किए हैं? वो सोशल वर्कर थे, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट थे और कुछ रिलीजियस लीडर्स थे। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स सिंपल होता है जो चैरिटी का काम करने वाले लोग होते हैं। सोशल वर्कर्स होते हैं जैसे जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, सोशल कॉज के लिए फ़ाइट करते हैं। और रिलीजियस लीडर्स, तो ये सब स्टार्टिंग में इन्होंने एफर्ट किया है लेबर वेलफेयर के लिए। देन कम्स लेजिस्लेशन होने से पहले कंडीशन कैसी थी? तो आपको कंडीशन सिंपल हम इस तरीके से समझ लीजिए कि ओवरऑल बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस कर रहेंगे। और उस टाइम पर तो जो जब एक आइडिया ही नहीं था कि लेबर वेलफेयर होता क्या है और स्टैंड ऑफ लिविंग होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं इस रिगार्डिंग, तो सिर्फ और सिर्फ जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके करना चाहिए। तो वहाँ पे प्रिवलेंट था लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, बैड सैनिटेशंस, बैड एनवायरनमेंट कंडीशंस ऑफ फैक्ट्रीज़, चाइल्ड लेबर, ये सारे के सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वेजेस में डिले करना या फिर इनफॉर्मल तरीके से वेजेस प्रोवाइड कराना, और वेजेस को भी प्रोवाइड कराना या नहीं कराना वो भी एक मनमानी तरीके से होता था। देन कम्स तो अर्लीस्ट लेजिस्लेटिव, अगर हम अप्रोच की देखें तो सबसे पहले किस लेजिस्लेशन आया है, कौन सा रूल्स और लॉ आया भारत में, तो वो था ब्रिटिश टाइम पर अप्रेंटिस एक्ट 1850। अप्रेंटिस जो एक्ट है 1850 का, वो था मेनली जो पुअर और ऑर्फन चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो ट्रेड और क्राफ्ट को सीख सकें और कुछ हद तक रेगुलेशन इम्प्लॉयमेंट करने के लिए। देन कम्स योर फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। सिंपल है, तो यहाँ से आपको एक डेट याद करनी है क्योंकि हमारा जो EPFO एग्जामिनेशन है वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट हम जैसे अप्रेंटिस एक्ट 1850 में आया, यहाँ से स्टार्ट होती है लेजिस्लेशन। सेकंड कौन सा है? फैटल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ 1855। तो जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, फैटल एक्सीडेंट्स में कंपेंसेशन का इसमें प्रोविजंस थे फैमिली के लिए। सिंपल, तो जो अर्लीस्ट लेजिस्लेशन है वो एम्प्लॉयमेंट को मेजरली रेगुलेट करने के अप्रोच से लाए गए थे। वहाँ पर वेलफेयर मेजर्स धीरे धीरे इंक्रीज़ होंगे और हमें वही पढ़ना है। नाउ द हेडिंग इज़ प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले कौन कौन से काम हुए मेजरली? तो जो हमने 2 एक्ट देखे हैं, यहाँ से शुरुआत हुई है हर एक चीज़ की। अप्रेंटिस एक्ट 1850 एंड फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। नेक्स्ट कम योर प्री इंडिपेंडेंस एरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट वॉज फैक्ट्रीज एक्ट 1881। तो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 का जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, तो लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर आया था कि इंडियन फैक्ट्रीज़ को रेगुलेट करना है। यूरोपियन बिजनेसमैन को लॉस हो रहा था, इंडियन फैक्ट्री में चीप लेबर था, ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, बोनसेस हो रहे थे। तो एक बैकग्राउंड वहाँ से मिलता है। अभी हम अगर यहाँ पे लेबर लॉ के हिसाब से इसको पढ़ें तो सिंपल, जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 है, 1881 वो फर्स्ट एक्ट है फैक्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए। और इसका इमीडिएट कॉज था फैक्ट्री कमीशन बना था 1875 में। उसने रिकमेंड किया था कि जो कंडीशंस हैं, स्पेशली जो बॉम्बे में मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद में ये फैक्ट्री कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर, फैक्ट्री कमीशन के बेसिस पर, 1875 के कमीशन के बेसिस पर 1881 में आपका इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट
लाया गया था। इसमें क्या क्या है, तो उसमें रिकॉग्नाइज़ किया था कि गवर्नमेंट के पास में राइट है वो वर्कर्स के सेफगार्ड करने के लिए रेगुलेशंस ला सकें। देन कम्स मुलुक कमीशन 1884, एक मुलुक कमेटी बनाई गई है, मुलुक कमेटी बनाई गई फॉर द रिव्यू ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1881। सिंपल हो गया। तो सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, वो किसने रिकमेंड किया था, आपके फैक्ट्री कमीशन 1875 में। उसके बाद में कमेटी आई है हमारी मुलुक कमेटी, क्यों आई है, रिव्यू करने के लिए कि इसमें जो भी प्रोविजंस हैं वो इनफ हैं या हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायर्ड है। देन कम्स फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 1891 ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ मुलुक कमीशन और मुलुक कमेटी। क्लियर है। अब फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 1891 में आया, वो सभी की सभी फैक्ट्री में अप्लाई होगा जहाँ पर 50+ वर्कर काम करेंगे। इसमें कौन कौन से प्रोविजंस होंगे, बेटर वेंटिलेशन, क्लीनिनेस पे फोकस किया गया, ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट किया जाए। इस तरीके से बच्चों के लिए 6 आवर पर डे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते हो। वीमेन के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया कि रात में 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई भी काम नहीं कराया जाएगा, प्रोहिबिटेड। 7 PM टू 5 AM कोई भी काम नहीं कराया जाएगा वीमेन से। ओवरऑल टाइम कितना रहेगा वीमेन का, पर डे 11 आवर हो सकता है, और वहाँ पर रेस्ट जरूर होना चाहिए 1.5 आवर का। ओके, दीज आर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट। देन 1891 से हम मेजर इवेंट अगर हम देखें तो वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना। 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज बढ़ती हैं क्योंकि यूरोप में पूरा का पूरा प्रोडक्शंस एक हिंडर हो गया, मींस हिंड्रेंस हो गया वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। पूरा का पूरा यूरोपियन वर्ल्ड जो था वहाँ पर प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर पा रहा था। तो इंडियन फैक्ट्रीज़ में नंबर इंक्रीज़ हुआ, वर्कर इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, प्राइजेस भी बढ़े हैं वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। लेकिन जो वेजेस था, वर्कर के वेजेस थे, वो इंक्रीज़ नहीं हुए हैं जैसा होना चाहिए था। और इम्पोर्टेंट इवेंट कौन से, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट 1991 में होता है। देन इंडिया में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एस्टेब्लाइज होती है, जो कि फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन था इंडिया में। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नेम आपको सर्च करने हैं गूगल से, और उनके बारे में एक एक लाइन तो ज़रूर लिखना है क्योंकि UPSC में मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देन कम्स इन 1944 में रीक कमेटी। सो 1944 में रीक कमेटी आती है जो रिकमेंड करती है कि लेबर वेलफेयर को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें वेजेस को इन्वेस्ट करना चाहिए, देन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इनको इम्प्रूव करना है, जहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिसीज़ को भी स्टडी किया गया। ओल्ड एज में हमें पेंशन देना चाहिए, डेथ की कंडीशन में कंपनसेशन कितना होना चाहिए, मेडिकल एड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो एक रीग कमेटी 1944 में एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी किया है वेलफेयर के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए। और हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को, तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, अब लेबर वेलफेयर मूवमेंट को एक नई दिशा मिलेगी। जब भारत आज़ाद हुआ है उसमें वर्कर पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट है, तो एक नई दिशा मिली अपने लेबर वेलफेयर मूवमेंट को, और एक्सेप्ट किया गया कि लेबर वेलफेयर की वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और इंडस्ट्रियल टेंशन्स भी कम होते हैं। तो कई सारे ट्रेड यूनियन यहाँ पर इमर्ज हुए हैं इंडिपेंडेंस इंडिया में, क्योंकि आपके पास में राइट्स हैं, अब कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पर है नहीं, आपके पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, आपके पास में फ्रीडम है, लिबर्टी है। सो बहुत सारे ट्रेड यूनियन हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल INTUC 1947 में, HMS 1943 हिंदुस्तान मजदूर संघ, BMS 1955, CITU। आपको क्या करना है, इन सब के फुल फॉर्म लिखने हैं और गूगल से इनके लीडर के बारे में ज़रूर लिखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सी। तो लेबर वेलफेयर मूवमेंट को अच्छी खासी हवा मिली है यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। नाउ कम्स फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948। तो जो रीक कमेटी बनाई गई थी 44 में, उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर फैक्ट्री एक्ट 1948 लाया गया, जिसमें सर विल्फ्रेड ग्रेट ने अपना योगदान दिया है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ है, 1 अप्रैल 1949, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके EPFO एग्जामिनेशन में। नाउ कम्स जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया ने एक्सेप्ट किया था वो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग था, जो सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड था।
अब हम जानते हैं 5 ईयर प्लान का मीनिंग है सिंपल, 5 ईयर में हम प्लान करके चलेंगे कि हमारा नेक्स्ट 5 ईयर हम क्या क्या टारगेट पे फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपका स्टार्ट होता है 1951-56 में, वहाँ पर वेलफेयर फैसिलिटी, गुडविल डेवलपमेंट और डिस्प्यूट को रिडक्शन करने के लिए फोकस रखा गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस आए हैं, है ना, वो हमें याद करने हैं। फॉर एग्जांपल प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1951, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 1952। तो एम्प्लॉई जो प्रोविडेंट फंड EPF एक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि टाइम पीरियड क्या होगा इसका, 5 ईयर प्लस कर देना है तो 1956 से लेकर 1961। अब यहाँ पर जो लोग रह गए थे, अभी तक जितने भी एक्ट हैं जो अभी उसमें कवर नहीं होते हैं, उनके लिए काम किया गया। फॉर एग्जांपल सीमैन है, वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, तो इनके लिए काम किया गया, जिसमें कि एग्जांपल आता है डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम 1951 में। तो ये स्कीम है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, ये स्कीम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था। इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो है सेकंड 5 ईयर प्लान में डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया गया और स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलता है हमें लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग, जिसमें एग्जाम्पल आता है असम टी प्लांटेशन एम्प्लॉय वेलफेयर फंड एक्ट 1959 में। अभी ये एग्जाम्पल आपको बस लिखने हैं और जब आप 4 से 5 बार इसको रिवीजन करोगे तब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको याद करने का सिंपल समझने का है, और याद करने की जो चीज़ें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, हमें ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना है। अभी हमें सिर्फ एक ओवरव्यू बैकग्राउंड चाहिए कि लेबर वेलफेयर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अब थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961 से 1966 तक रहा, यहाँ पर फोकस किया कि जितनी भी लेजिस्लेशंस हैं, स्टैट्यूट्स हैं, उनको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में लाना चाहिए। और कुछ एक्ट भी लाए गए, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अप्रेंटिस एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सो दीज वर दी लेजिस्लेशन इन थर्ड 5 ईयर प्लान। अब थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में जब इंडो पाकिस्तान वॉर होता है 1965 का, तो प्लान हॉलीडे होता है, मीन्स हम प्लान नहीं कर पा रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए, और गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण वहाँ पर एनुअल प्लान लाए गए थे, जिन्हें प्लान हॉलीडे बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी EPFO में क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर है। देन कम्स फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की टाइम पीरियड क्या होगी, 1974 से 79। तो डेट तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस किया गया, सेफ्टी सेल्स का रिकमेंडेशन किया गया, स्टेट में सेफ्टी सेल बनाने चाहिए, और 57 करोड़ रुपये एलोकेशन किया गया है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। देन कम्स योर सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 और 85 से लेके 1980 टू 1985। सिक्स 5 ईयर प्लान में क्या फोकस था, यहाँ पे स्पेशल फोकस था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल प्रोग्राम लाएंगी फॉर एग्रीकल्चर लेबर, आर्टिशंस, हैंडलूम वीवर्स के लिए, लेदर वर्कर्स के लिए, फिशरमैन के लिए, और एक कॉम्प्रहेंसिव जो अभी तक चीज़ें नहीं कवर की गई थी वो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है यहाँ का है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रूरल अर्बन एरियाज़ में भी वेलफेयर मैकेनिज़्म से जोड़ना चाहिए। लेबर वेलफेयर मैकेनिज़्म से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ा गया पहली बार आपके सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में एक सॉलिड स्टेप के थ्रू। और यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया था कि 161.7 करोड़ रुपये देने चाहिए हमें लेबर वेलफेयर के लिए इंडिया में। सो ये क्लियर हुआ होगा आई होप। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल, और ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो इसको आप ज़रूर इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, और सारी स्टडी मटेरियल नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और तो हमारा फोकस रहेगा हम जल्दी से पूरा का पूरा लेबर वेलफेयर कवर करें, और धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो बनाकर, उसमें लेक्चर वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगा, आप उसको देखें, स्पीड में देखें, उसको रिवीजन कर लें बार बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।